हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन साइंस हब। तो मैं हूं मुकेश और ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस सेशन में हम विज्ञान के कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। और आपके लिए खुशखबरी है कि कल शुक्रवार से आपके लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में 2 अंक अथवा 5 अंक में पूछे जाते हैं वो लेकर सुबह 7 बजे आपके बीच उपस्थित रहूंगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा वैसे प्रश्न होंगे जो हर बार एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आप लोग सुबह 7 बजे तैयार रहिएगा। बढ़ते हम आज के सेशन के पहले प्रश्न की ओर। गाइज, अगर हमारा इससे पीछे के जो 8 सेशन आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले, वे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। बढ़ते हम सेट 9 के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। गाइज, ये तो प्रश्न इस तरह से हो गया है जैसे मानो कि घर में बिल्ली बार बार आ ही जाती है। तो ये प्रश्न के लिए ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो पहले प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण ऑप्शन ए अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर हटेगी, ऑप्शन सी सीधी निकल जाएगी, ऑप्शन डी परावर्तित हो जाएगी। दूसरे प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। बढ़ते हम तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस व अवतल लेंस और ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो तीसरे प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है हमारा कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना चाहिए। ऑप्शन ए लेंस के मुख्य फोकस पर, ऑप्शन बी लेंस के फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, ऑप्शन सी अनंत पर और ऑप्शन डी लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो गाइज, चौथे प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर हम रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न हमारा मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो गाइज, पांचवें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दृष्टिपटल, इसे रेटिना भी कहते हैं। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न हमारा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है। ऑप्शन ए साइन आई बट्टा साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बट्टा साइन आई, ऑप्शन सी साइन आई गुना साइन आर और ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो गाइस, छठे प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए साइन आई बट्टा साइन आर। ये भी प्रश्न हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। पिछला सेशन नहीं देखे हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारा पिछला सेशन जाके देख ले, नहीं तो आप एग्जाम के बाद इस तरह से पछताओगे कि फिर हमें याद करोगे। बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है, यानी आपको आवर्धन का एसआई मात्रक बताना है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी सेंटीमीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर और ऑप्शन डी मात्रकहीन। तो गाइज, आवर्धन जो होता है ये मात्रकहीन होता है, ठीक है। क्या होता है? मात्रकहीन, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न हमारा कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो आठवें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। बढ़ते हैं नौवां प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न हमारा यह है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति पे, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइज, नौवें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अर्थात इन तीनों पर निर्भर करता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध आर बराबर गाइज फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो एल से हो जाएगा लंबाई पे, ए से एरिया पे और रो से प्रकृति पे, अर्थात ये तीनों पे निर्भर करता है। बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी ओम। तो 10वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाट, यानी वाट जो है विद्युत शक्ति का मात्रक है। बढ़ते हम अपने 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न हमारा कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी आमीटर, ऑप्शन डी वोल्टामीटर। तो गाइज, 11वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एमीटर, ठीक है।
बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न हमारा, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अर्थात आपको जो नीचे 4 कथन दिए गए हैं उनमें से सही कथन चुनना है और वो कथन होंगे फ्यूज तार से संबंधित। तो इसके लिए ऑप्शन ए है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है। ऑप्शन बी, प्रतिरोध कम गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। और ऑप्शन डी, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर क्या होगा और इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है। किसका? तो फ्यूज तार का। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अर्थात जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको जो अचुंबकीय पदार्थ अर्थात जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है उसको चुनना है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी पित्तल, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो गाइस 13वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पित्तल। अर्थात पित्तल के अलावा जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट है ये चुंबकीय पदार्थ है। बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न हमारा कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ए होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ऑप्शन सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो गाइस 14वां प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी बिंदुओं पर समान होता है। बढ़ते अपने 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया। ऑप्शन ए अस्टर्ड, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी बोर, ऑप्शन डी फैराडे। तो 15वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्टर्ड। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो गाइस 16वें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, ये जैव ऊर्जा स्रोत नहीं है। बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया से है। आप देख रहे होंगे इसमें बताना है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया ऊपर दिया गया है वो है ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो गाइस 17वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें 2 आयन का विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह होता है। बढ़ते अपने 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न भी हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। पिछला सेशन आशा करता हूं कि देख चुके होंगे। प्रश्न हमारा यह है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए 5.6, ऑप्शन बी 5.6 से कम, ऑप्शन सी 5.6 से अधिक और ऑप्शन डी 7। तो गाइस 18वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5.6 से कम होना चाहिए अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लगभग कई बार ना एग्जाम में देखा जा चुका है। तो प्रश्न हमारा ये है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए धोने का सोडा, ऑप्शन बी बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। तो गाइस 19वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बेकिंग सोडा। आपको हम ये बता दें कि बेकिंग सोडा को कहीं कहीं पे खाने वाला सोडा भी लिखा रहता है, तो इससे आप घबराने की कोशिश मत करिएगा। बढ़ते अपने 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न हमारा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटासिड और ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। तो गाइज 20वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एंटासिड। एंटासिड का उपयोग हम करते हैं अपच का उपचार करने में। ठीक है, बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न भी हमारा पिछला सेशन में हो चुका है। प्रश्न हमारा है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़े जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्न में से कौन है। गाइस जब आपको चींटी काटती है तो उसमें से एक अम्ल आप उसके डंक के द्वारा आपके शरीर में भेजा जाता है। आपको बताना है कि वो कौन सा अम्ल होता है। ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। तो 21वें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन ए मेथेनोइक अम्ल। आपको हम ये भी बता दें कि मेथेनोइक अम्ल का जो दूसरा नाम है वो है फॉर्मिक अम्ल। तो कहीं कहीं पे आपको फॉर्मिक अम्ल भी लिखा दिख सकता है। बढ़ते अपने 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न हमारा ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सिरका, ऑप्शन डी इमली। तो 22वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए टमाटर। टमाटर है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग ये 4-5 बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। प्रश्न ये है कि CaSO4.12H2O निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। आपको बताना है कि ये जो सूत्र दिया गया है ये किस रासायनिक का यौगिक का है। ठीक है, ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी
प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी जिप्सम। तो गाइस 23वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में पीओपी के नाम से ही जाना जाता है। बढ़ते अपने 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में किस धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अर्थात आपको ये बताना है कि निम्न में जो 4 धातु के नाम दिए गए हैं, अर्थात जो 4 धातु है उनमें से कौन कमरे के ताप पर तरल यानी द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी कार्बन। तो 24वें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए पारा। आपको हम ये भी बता दें कि पारा का जो संकेत होता है वो होता है Hg। क्या? Hg। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न 25वां की ओर। 25वां प्रश्न है हमारा नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑप्शन ए 1 आबंध, ऑप्शन बी 2 आबंध, ऑप्शन सी 3 आबंध और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25वें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 3 आबंध। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। अर्थात जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको वो चुनना है जिसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो ऑप्शन ए है हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी गंधक। तो गाइस 26वें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ठीक है। बढ़ते अपने 27वां प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न हमारा कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से कितनी होती है। तो गाइस हम दिखाते हैं आपको ऑप्शन। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो 27वां प्रश्न के लिए गाइस जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2, सॉरी ऑप्शन बी 4, यानी कार्बन के बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न तो हम पीछे बता भी चुके हैं एक्सप्लेन करके। ये प्रश्न है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए CnH2n+2, ऑप्शन बी CnH2n-2 और ऑप्शन सी CnH2n, ऑप्शन डी CnHn। तो गाइज 28वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी CnH2n। इसके अलावा जो ऑप्शन ए है CnH2n+2 ये है एल्केन का सामान्य सूत्र और ऑप्शन बी है CnH2n-2 ये है एल्काइन का सामान्य सूत्र। बढ़ते हम अपने 29वें प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न हमारा समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए संरचनात्मक समावयव, ऑप्शन बी सजातीय श्रेणी, ऑप्शन सी प्रतिक्रियात्मक समूह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 29वें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए संचरणात्मक समावयव। ठीक है, संचरणात्मक समावयव। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर। 30वां प्रश्न है मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। ऑप्शन ए परमाणु संख्या के, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान के, ऑप्शन सी परमाणु आकार के, ऑप्शन डी घनत्व के। तो 30वें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए परमाणु संख्या के। बढ़ते 31वें प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदर्क स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए आवर्त, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी कोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज 31वें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी समूह। समूह को वर्ग भी कहते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगभग आपको हम 4-5 बार करा चुके हैं। प्रश्न ये है कि अम्लराज, ठीक है, में HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है। ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1 और ऑप्शन डी 3:1। तो गाइज 32वें प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन डी 3:1। बढ़ते हैं अपने 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न हमारा कि हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी परजीवी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 33वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वपोषी। हरे पौधे हैं वो स्वपोषी हैं। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न हमारा कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रंसाकूर का कार्य क्या है। आपको ये बताना है कि छोटी आंत में जो रंसाकूर पाया जाता है उसका काम क्या है। ऑप्शन ए अंतर्ग्रहण करना, ऑप्शन बी पाचन करना, ऑप्शन सी अवशोषण करना, ऑप्शन डी स्वागीकरण करना। तो 34वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अवशोषण। बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न हमारा है क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी गोल्गी काय में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 35वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। बढ़ते हैं 36वें प्रश्न की ओर। 36वां प्रश्न है कि पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, ऑप्शन बी वसा अम्ल, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 36वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल।
ठीक है, बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न भी हमारा पिछला सेशन में हो चुका है और इसको हम अच्छे से समझा चुके हैं। प्रश्न यह है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम दोनों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जल का जो परिवहन होता है पौधों में वो होता है जाइलम द्वारा। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और खाना का जो होता है परिवहन वो होता है फ्लोएम द्वारा। बढ़ते हैं अपने 38वें प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न हमारा कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए तितली में, ऑप्शन बी मनुष्य में, ऑप्शन सी पक्षी में, ऑप्शन डी तितली में, सॉरी ऑप्शन ए बिल्ली में, ऑप्शन बी मनुष्य में, ऑप्शन सी पक्षी में, ऑप्शन डी तितली में। तो 38वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तितली में, जो खुला खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। बढ़ते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 39वां प्रश्न हमारा कि निम्न में कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? अर्थात जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो होंगे पादप उत्सर्जी पदार्थ। आपको बताना है कि इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। इसके लिए ऑप्शन ए है टैनिन, ऑप्शन बी रेजिन, ऑप्शन सी लेटेक्स, ऑप्शन डी स्टार्च। तो 39वां प्रश्न के लिए गाइस जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्टार्च। स्टार्च जो है वो पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। बढ़ते हैं आज के सेशन के 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न हमारा ये है कि इनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? अर्थात जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो गाइस 40 नंबर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी NH3। ये अमोनिया का फॉर्मूला है और एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है NH3। बढ़ते हैं अपने 41 नंबर प्रश्न की ओर। 41 नंबर प्रश्न हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है बायोलॉजी से प्रश्न। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी श्वेत ग्रंथि, ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। तो गाइस 41वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि। बढ़ते आज के सेशन के 42वें प्रश्न की ओर। 42वां प्रश्न है इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? अर्थात जो आपके नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन फल को पकाने में हम लोग उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए ऑक्जीन, ऑप्शन बी जिबरेलिन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो 42वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एथिलीन। एथिलीन का प्रयोग हम गाइस करते हैं फल पकाने में। बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। 43वां प्रश्न हमारा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग है? ये भी प्रश्न लगभग 4-5 बार आ गया है और हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी मधुमेह, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी रतौंधी। तो गाइस 43वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मधुमेह। ठीक है, मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। बढ़ते हैं आज के सेशन के 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न हमारा कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी बीजागुणन, ऑप्शन सी पुनर्जनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 44वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुकुलन। ठीक है, बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की ओर। आज के सेशन के 45वां प्रश्न हमारा यह है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी योनि में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी फिलोपी नलिका में। तो 45वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंडाशय में। अंडाशय में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। बढ़ते हैं अपने 46वें प्रश्न की ओर। 46वां प्रश्न है कि आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लामार्क, ऑप्शन डी हेल्डेन। तो गाइस 46वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेंडल। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न 47वां की ओर। 47वां प्रश्न हमारा कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक, ऑप्शन डी सूर्य। तो 47वें प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सूर्य। बढ़ते 48वां प्रश्न की ओर। गाइज हर दिन की तरह ये भी प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है। आशा करता हूं कि आप होमवर्क वाले प्रश्न का उत्तर जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। प्रश्न यह है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए लामार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आज के सेशन के 48 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। आपको ये बता दें कि ये मेरा लास्ट वीडियो था ऑब्जेक्टिव का और कल से आपको 7 बजे सब्जेक्टिव के प्रश्न जो 2 अंक और 7 अंक के 2 अंक और 5 अंक के हैं साइंस और सोशल साइंस के, वो हमारे चैनल पे मिल जाएंगे सुबह 7 बजे। तो आपसे आशा करता हूं कि आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे हमारे चैनल पे उपस्थित हो जाएंगे। बढ़ते अपने चैनल के आगे की ओर। गाइज आगे हमारा ये है कि 7 बजे तो आप उपस्थित हो जाएंगे। लाइव क्लास होगा आपके लिए प्रतिदिन 7 बजे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है ऑनलाइन साइंस हब, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस
सुनहरे अवसर का फायदा उठा सके। गाइज हमारा सब्सक्राइबर जो 192 कंप्लीट हो चुका है, जल्द से जल्द इसको 1000 यानी 1K पहुंचा दे, ठीक है, ताकि हम आपके लिए लाइव सेशन अच्छे से लेके आए। इसके बगल में आपको एक बेल आइकन का बटन दिख रहा होगा, इसको दबा दे ताकि आपके लिए हम जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाए तो आप तक एक नोटिफिकेशन चल जाए। गाइज ये चैनल विशेषतर 10th और 12 के प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है, तो आपके जो 12 के भैया बहन हैं उनको भी बताएं कि देखिए यहाँ पे इस तरह के व्यवस्था की गई है। गाइज एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार आपसे आग्रह करेंगे कि कल से सुबह 7 बजे सब्जेक्टिव प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है और लगभग कई बार ना एग्जाम में आ चुके हैं वो प्रश्न का हम सोल्यूशन कराएंगे और एकदम रटा ही देंगे एक ही वीडियो में। अगर हमारा पिछला सेशन जो ऑब्जेक्टिव के साइंस और सोशल साइंस के लगभग 20 से ज़्यादा हो चुके हैं वो ज़रूर देख ले, अगर नहीं देखे हैं तो एक प्लेलिस्ट में जाए और उसको रिपीट कर ले। गाइज अगर आप एक बार देख चुके हैं तो डेली के डेली एक वीडियो देख ले ताकि उसका रिवीजन हो जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए। फिर से वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।